एक शंकु की त्रिज्या 30% बढ़ जाती है, तिरछी ऊंचाई 10% कम हो जाती है, शंकु के पार सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछा गया है ना। यानी कि रेडियस ऑफ अ कॉन इज इंक्रीज बाई 30%, स्लांट हाइट इज डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, है ना। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया है। कॉन के बारे में मैंने आपको बताया था, कॉन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बाबू, बताया था कि नहीं बताया था। कॉन का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल, राइट। और हमें रेस परसेंटेज चेंज चाहिए, तो जो कि पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कंप्लीटली डिपेंड होगा रेडियस इनटू स्लांट हाइट, आर इंटू एल, आर मतलब रेडियस, एल मतलब स्लांट हाइट, तो आर इंटू एल पर, और दो चीजों के मल्टीप्लाई पर डिपेंड है एरिया, तो हम यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो त्रिज्या 30% बढ़ रही है तो पॉजिटिव 30, तिरछी ऊंचाई 10% कम हो रही है तो माइनस का 10, प्लस 30 माइनस का 10/100, जो भी चेंजेस आएगा एरिया में वो यही होगा, यस एंड नो। जो भी एरिया में चेंजेस आएगा वो यही होगा। तो आप कह सकते हो 0 0 0 0, 30 में से 10 गया 20 बचेगा, और 3 एकम 3 यानी 17%, 20 में से 3 एकम 3 माइनस का है तो 17% पॉजिटिव आएगा, यानी एरिया 17% इंक्रीज हो जाएगा बेटा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा, और आंसर नेगेटिव होता तो डिक्रीज होता। बाबू इतनी सी बात है, आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% कम हो जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर, वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वॉल्यूम कंप्लीटली डिपेंड होगा आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू एच पर, तीन चीजों के मल्टीप्लाई पर ही डिपेंड है। तो सक्सेसिव लगा सकते हो, पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगेगा, फिर इनसे जो निकल के आएगा वो तीसरे पर, फॉर्मूले से तो ऐसे होगा, या फ्रैक्शन से डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू इजी है। कैसे, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है, 40% का मतलब 2/5 होता है, यस एंड नो, 40/100, और 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो बेलन की रेडियस को 40% बढ़ाया जा रहा है, तो रेडियस कितनी हो रही है बेटा, मान लो 40% मतलब 2/5 अगर है, तो 5 अगर रेडियस पहले थी तो 5 का 40% 2 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई, 7 हो गई। कल सिखाई थी ये बातें छोटी छोटी, ठीक है, ये सिखाया था ना कि लास्ट क्लास में, मतलब इसका स्टार्टिंग में 40% बराबर 2/5, तो अगर ये ओरिजिनल नंबर है इसका परसेंटेज वैल्यू ये होगा, तो 5 का 40% कितना होगा, 2, तो 5 अगर ओरिजिनल रेडियस थी तो इसका 40% बढ़ेगी, यानी 2 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 7। और वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, तो रेडियस का तो स्क्वायर करेंगे बेटा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है, आर स्क्वायर इंटू एच, पाई से तो कोई मतलब नहीं है। हाइट 50% कम कर दी गई, यानी हाइट अगर 2 थी और 2 में से 50%, 2 का 50% होगा एक, एक कम हो जाएगी तो बचेगी कितनी, एक बचेगी, यस एंड नो। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर एच, ये लिखाया है ना मैंने आपको, वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर एच। पाई से मतलब क्यों नहीं, देखो यहाँ पर अगर पाई लिखूंगा इधर भी पाई लिखा जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिखाया। तो आर स्क्वायर एच 25 का डबल हो गया 50, 49 हो गया, 49 बन जाए। डायरेक्ट करने के लिए अगर मैं 50 को 100 बना लूं तो डबल कर दूं, तो 49 को भी डबल करूंगा 98 हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वॉल्यूम में 2 की कमी आई, और 100 पर जितनी कमी आती है ना उतने ही परसेंट की कमी होती है बेटा, तो 2% डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम बेटा, 2% डिक्रीज हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। से या सेंड, मैं देखो ये सवाल 2-2 सेकंड से भी कम में करने वाले हैं, लेकिन आपको, मेरा मकसद है आपको सिखाना, अगर आप सीख जाओगे तो अपने आप लगा लोगे। तो चीजें हर एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि सर कर क्या रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर दूं, है ना, तो वो चीज नहीं चलेगी। आराम से पहले एक बार तसल्ली से सीख लो, फटाफट से कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, the radius of a hemisphere is decreased by 20%, then what will be effect on its volume।
अब इनमें स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है यार? वॉल्यूम देखो, अगर स्फीयर की वॉल्यूम की बात करता हूं तो वो होता है बेटा 1/3 पाई आर क्यू, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू। कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका रेडियस के क्यूब के, और रेडियस में क्या हो रहा है? 20% कम हो रहा है, 20% का कम ही हो रहा है। 20% इज इक्वल टू 1/5। अगर पहले रेडियस 5 था, अब एक कम हो गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। वॉल्यूम के लिए रेडियस का क्यूब करना पड़ेगा। 125 से कितना हो गया? 4 का क्यूब 64 हो गया बेटा। इतनी बात तो पक्की है, यस एंड नो। अब बोला क्या है आयतन पर क्या? अब देखो, एक तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो ऐसे, ये तो मैं सोचता हूँ कि 100 बन जाए, 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए, 10 बन जाए, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो अगर मैं 125 में 8 का गुणा कर दूं तो ये 1000 हो जाएगा, और 64 का 8 का गुणा होगा तो 512 हो जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पर 100 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? एक डिजिट से एक 10 से भाग दे दूं यहाँ पर, और यहाँ पर एक 10 से भाग दूंगा तो पॉइंट बन जाएगा। यानी 100 पे 51.2 वॉल्यूम हो गया। कितने की कमी आ गई? 48.8 की कमी आ गई। ठीक है, यस एंड नो। तो 48.8, 100 पे कमी आई है तो इतने ही परसेंट की कमी होगी। क्या होगी? कमी वॉल्यूम में। डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो बेसिक तो आपको पता ही है कि सर 125 पे से 64 हो गया, कितने की कमी आई है? 36 और 25, 51 की कमी आई है इंटू 100। ये तो फिर जानते ही हो, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 का भाग दे दो, 5 चौके 20, है ना, 0, 5 क्या हो गया? 51 की है ना, कितना था? 61 की, सॉरी सॉरी सॉरी, 61 की है ना। तो 61, 4 एकम 4, 4 24/5, 5 चौके 20, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40, ये आ जाएगा। लेकिन देखो टाइम लग जाता है ना, इतना टाइम बचाना है आपको एग्जाम में, तो ये हम छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे, यहाँ से टाइम बहुत बच जाता है। चलो एक दो सवाल और इस टाइप के कर दो, देन आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। अभी तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा इलेक्शन वालों में। जितने क्वेश्चन करा दूंगा उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। एसी थोड़ा धीमा कर दो यार। इतना ठंडा क्यों हो रहा है? चलो, if the side of a cube is increased by 20%, then what will be the percentage increase in the volume of cube? है ना, साइड तो 20% बढ़ रही, तो उसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको खुद करना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने जरूर है, ध्यान रखना। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या में 125% की वृद्धि हुई तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आपसे पूछा गया है। तो गोले का एरिया जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर पे ही डिपेंड करता है। तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीपीयू में आया हुआ सवाल है। अदरवाइज गोले का जो एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई से तो कोई मतलब नहीं होगा। तो एरिया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, एरिया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, वो डायरेक्टली रेडियस के स्क्वायर के होगा। और रेडियस में क्या है? 125% की वृद्धि हो रही है। अगर रेडियस 100 थी तो 125% बढ़ जाएगी, तो 225 हो जाएगी। ठीक है, यस एंड नो। नहीं, 25 से 4 बार, 25 से 9 बार रेडियस इतनी होगी, और एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो कितना एरिया बढ़ गया है ये आपसे पूछा गया है। तो आप कह सकते हो 25 का गुणा कर दो, चलो डायरेक्ट कर दो, कोई नहीं। कितना बढ़ गया? 11 में से 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 बढ़ गया 16 से इंटू 100। तो सीधी सीधी बात है यार, 16 चौके 64, 4%, 400 से तो ज्यादा आएगा, और इतना ज्यादा नहीं आएगा कि 500 हो जाए, क्योंकि 500 करने के लिए 16 पंजे 80 के करीब होना चाहिए था। डायरेक्ट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, 409 और 406। ठीक है, अब देखो 400 करोगे 16 चौके 64, कितना बचेगा बाबू? 1 बचेगा। ठीक है, या आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, 6500/16 है ना, या 2 डिजिट बाद पॉइंट तो है ना,
तो 16 चौके 64, एक बचेगा, 0 आएगा, एक 16 छक्के 96, तो ये आपका आएगा 406 के करीब। पूरा नहीं निकालना आपको, समझ में आ जाएगा इतने से ही, राइट है। तो इजीली आप कर सकते हो। मैंने ये कैसे कर दिया, 100 से 125 बढ़ रही तो 225 कैसे हो गई, इसके लिए एक बात सीख लो आप लोग, बहुत काम आएगी आगे चल के। एक फॉर्मेट बता देता हूं आपको, ध्यान से देखना। मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि नहीं बताया, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब देख लो कि ये बहुत काम आएगी। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% है ना, तो अगर मुझे उसे 10% बढ़ाना है तो वो 110% हो जाता है। कोई भी नंबर मैंने कहा अपने आप में, अगर मुझे वृद्धि करनी है तो मुझे अगर 10% का इंक्रीज करना है, 10% का इंक्रीज करना, तो मैं डायरेक्टली उसका 110% निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे 20% का इंक्रीज करना है तो मैं 120% निकाल सकता हूं। मतलब जितने परसेंट का मुझे इंक्रीमेंट करना है, लाइक मुझे मान लीजिए 80% का इंक्रीज करना है, तो मैं डायरेक्टली 180% निकाल सकता हूं। मुझे अगर 230% का इंक्रीज करना है, तो जितना इंक्रीज करना है 100 में ऐड करके निकालो, तो मैं 330% निकाल सकता हूँ। 100 में ऐड करता जा रहा हूँ। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है, अगर मुझे इंक्रीज करना है, राइट, इंक्रीज करना है, ये पूरे मैथ में काम आएगा। कैसे काम आएगा, जैसे आपको कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्टली 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, तो मैं डायरेक्टली 110% निकाल सकता हूँ। ठीक है, समझ, जो चीज 100 मान रहे हो उस पर आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इंक्रीज के लिए 100 में ऐड करना है, डिक्रीज के लिए 100 में कमी करनी है। जैसे डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट मतलब होता है कमी करना, तो वहां हम 100 में से माइनस करेंगे। जैसे डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कमी करना, कि मुझे 10% की कमी करनी है तो मैं 90% निकालूंगा बेटा। अगर मुझे 20% की कमी करनी है बेटा तो मैं 80% निकाल दूंगा। ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए 75% का कमी करना है, लॉस करना है 75% का, तो मैं 25% निकाल दूंगा, 100 में से माइनस करके निकाल दूंगा। कैसे का वर्क करता है, जैसे मेरे पास 100 रुपए है, या मेरे पास मान लीजिए 300 रुपए है, मुझे 10% का इंक्रीज करना है, तो एक तरीका तो यह मैं 10% निकालूं पहले इसका, कितना आया 30 रुपए, और 30 रुपए इसमें इंक्रीज कर दूं तो कितना हो जाएगा, 300 और प्लस 30, 330, है ना। या मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि 300 में अगर मुझे 10% का इंक्रीज करना है तो मैं 110% कर देता हूं, तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट 330 निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको काम आएंगी, ये पूरे मैथ में काम आएंगे, अकेले परसेंटेज में ही नहीं। तो यही चीज मैंने यहाँ पर करी है, आपने ध्यान से देखा होगा 125 से 225 मैंने बनाया ही ऐसे है कि 125% की वृद्धि हो रही थी, तो 125% की वृद्धि का मतलब 100 बढ़ा दो, 100 में ऐड कर दो 125, 225% हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि 125% का मतलब होता है 125/100, यानी 25 से 5 बार 25 से 5। तो 4 अगर है, 4 से 4 का 125% होगा 5, तो 4 में 5 की वृद्धि करोगे कितना आएगा, 9 आएगा, तो 4 से 9 आ गया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं। मैं ऐसा नहीं कि केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहा हूं, मुझे इस क्लास के माध्यम से आपको कभी भी कोई डाउट ना आए आगे के टॉपिक्स में भी या किसी भी तरीके के क्वेश्चन में, वो सारे डाउट्स भी खत्म करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आपका आराम से करा रहा हूं। चलिए, अब गोले वाले सवाल आप कर लोगे, किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में परसेंट वृद्धि कितनी होगी। गोले का आयतन कंप्लीटली डिपेंड करता है आर क्यू पर, राइट, क्योंकि गोले का आयतन यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बाबू, पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कंप्लीटली डिपेंड करेगा रेडियस के क्यूब पर। आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, सीजीएल और सीपीयू दोनों में आए हुए सवाल है, सीपीयू में 2 बार आए हुए सवाल है, तो बिल्कुल आसान है, आप लोग आराम से करोगे इसको। ठीक है, प्रैक्टिस सीट दूंगा, चिंता मत करना। आपको सर हम करेंगे तो जो आंसर होमवर्क में दे रहे हो उनको मैच कहां से करेंगे, तो उनको मैच करने के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा एक, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी होंगे, इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे प्रैक्टिस के लिए, और उनके सबके आंसर्स भी होंगे। ठीक है, चिंता मत करना। जो बच्चे पेड क्लास में इसको देख रहे हैं, पेड कोर्स लिया हुआ है, वो भी चिंता ना करें। हफ्ते में एक आपका 1 से 2 डाउट सेशंस होंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स लाइव लिए जाएंगे। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया कोर्स, आप लोग कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉपर बेंच का आपको लिंक दिया गया है।
ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, अगला टाइप सीख लेते हैं, ध्यान से देखना। अगला टाइप सीख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है अगला टाइप। दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप क्या है, जैसे कि मेरे पास कोई इनकम है, मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूं, मान के चलिए मेरी इनकम 100 रुपए है, ठीक है, बात समझना ध्यान से, कोई भी चीज रटा नहीं रहा मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मेरी इनकम बाबू 100 रुपए है और मैं कहता हूं कि मैं यार 20% 20% एंटरटेनमेंट पर, 10% एजुकेशन पर, 20% एंटरटेनमेंट पर, 10% एजुकेशन पर और 30% ट्रेवलिंग पर खर्च कर देता हूं, ठीक है, ट्रेवलिंग पर खर्च कर देता हूं, और मेरे पास अमाउंट बचता है बेटा, जो भी है कुछ भी अमाउंट बचता है। एक तरीका तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि मैं जो भी रुपए कमा रहा हूं उसमें से 20% एंटरटेनमेंट पर, 10% आपका एजुकेशन पर और 30% ट्रेवलिंग पर खर्च कर रहा हूं। यहां कहीं भी रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं हुआ, या जब तक रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं होगा उसका मतलब वो डायरेक्टली आपसे इस नंबर पर पूछना चाह रहा है कि भाई 100 का 20% इसने एंटरटेनमेंट पर, 10% आपका एजुकेशन पर और 30% ट्रेवलिंग पर खर्च किया। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जब तक इन परसेंटेज के बीच में रिमेनिंग वर्ड नहीं आया तब तक इनको एक साथ जोड़ के निकाल सकते हो कि इसने 100 का 20%, 10% और 30% खर्च किया है। तो 20, 10, 30 और 30 60, 20, 30, 30, 60, ये 60% खर्च कर दिया टोटल। तो बचाएगा कितना, 100 में से 60% कम करोगे तो 40% बचाएगा, यानी 40 बचेगा 100 का। और जो बच रहा है मान लो वो जिसके भी बराबर है, वहां से कंपेरिजन करेंगे हम, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है, इसका दूसरा टाइप होता है, वहां क्या होगा कि 20% आपका एंटरटेनमेंट पर, शेष का 10% एजुकेशन पर, शेष का 30% ट्रेवलिंग पर। तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि मान लो यार उसने 100 रुपए कमाए हैं बेटा, तो 10%, 20% एंटरटेनमेंट पर खर्च कर दिया और शेष का 10%, तो पहले 20% खर्च कर दिया, शेष बचेगा कितना, आप कहोगे 80% बचेगा। अब 80% है तो शेष का 10%, यानी इस 80 का 10% एजुकेशन पर, तो 80 का 10% कितना होगा, 8 रुपए होगा। तो 8 रुपए खर्च कर दिया, बचेगा 72 रुपए। अब शेष का ट्रेवलिंग पर 30%, तो इस 72 का 30% कितना होगा, उतना खर्च किया, बचेगा कितना वो लिख दो यहाँ पर। तो जब रिमेनिंग वर्ड यूज होता है तो हल्के निकाल के माइनस करते जाते हैं, जब तक रिमेनिंग वर्ड नहीं होगा हम प्लस करते जाएंगे। ये दोनों चीजें समझ लो, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। कैसे समझ में आएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, ध्यान से देखना। पहले बिल्कुल आसान से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न आपके सामने है, सीपीओ में आया हुआ, आयुष spent 25% of an amount of money on an insurance policy, 20% on food, 23% on children's education and 19% of recreation. He deposit the remaining amount, remaining 72 है ना, 7 नहीं है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 26,600 है ना रुपए। व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन रुपीज, ये रुपीज लिखा हुआ है, गलत लिख दिया, दैट ही स्पेंड ऑन फूड एंड रिक्रिएशन टुगेदर। तो यहां आप देखोगे आयुष अपनी किसी धनराशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो और बाकी इतना बचता है। तो ये जब खर्च कर रहा है तो यहाँ कहीं भी रिमेनिंग वर्ड नहीं लिखा कि 25% बीमा पॉलिसी पर और शेष का 26, ऐसे नहीं लिखा। तो ओवरऑल लिया गया है कि 25% बीमा पर, 26% खाने पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर खर्चा है, बाकी इतना बचता है। टोटल लिया गया है। तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है कि अगर दो तरीके हैं, जैसे मैंने मान लिया कि भैया एक्स टोटल अमाउंट है, तो कितना खर्च होगा, यहाँ रिमेनिंग वर्ड नहीं तो एक साथ लिखेंगे 25% और 26, 51% ये खर्च हो गया। 51 और 19 कितना हो गया, 70% हो गया। 70 और 20, 70 और 23, 93% हो गया। टोटल मिला के 93% अगर खर्च करता है तो बचेगा कितना, टोटल होता है अपने आप में 100%, और 93% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 7%। जबकि बच कितना रहा है बेटा, 26,600। 7 से कट करोगे, 7 × 21, 7 × 56, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा,
तो अगर पूछता है टोटल इनकम कितनी है तो आपका आंसर ही आ गया, लेकिन टोटल इनकम आई थिंक पूछा नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। अगर आपसे पूछता टोटल इनकम कितनी है तो आ गया। ठीक है, आपको यहाँ एक्स मानने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप 100 मान लेते, 100 और 100 में से अगर 93% खर्च कर रहा है, 93 रुपए खर्च कर रहा है, बचेंगे कितने 7 रुपए। और 7 का मान बेटा अगर ये है तो 100 का मान कितना आएगा, ये आएगा। बात तो वही पड़ेगी। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर वह कितना खर्च करता है ये पूछा गया है। चलो, तो भोजन पर कितना खर्च करता है बेटा 26%, और मनोरंजन पर कितना खर्च करता है 19%। तो 26 और 19% करता है 38,000 का। 3,80,000 है क्या? 3,80,000 का 26% भोजन पर और 19% आपका मनोरंजन पर, तो 45% खर्च करता है। यही पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। यस एंड नो, सॉल्व कर लो, बस ये कहानी थी। ठीक है, हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो पीछे फिर भी आएंगे। 5 अट्ठे 40, जीरो 3 जीरो आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दो, 2 जीरो आ गए। 45 अट्ठे कितना होता, 360 का जीरो कैरी हो गई 36। 45 का 3 गुना 135, और 36 171, 171, 1,71,000 रुपए। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इजी था। बोलो हाँ या ना। छोटी छोटी चीज है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो ये आपके लिए कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से कर दोगे। लेकिन सीख आना चाहिए, बस ये है। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो अलग है, ठीक है रुको, और इसका टाइप कहाँ गया। अब इसमें रिमेनिंग वाला यूज होगा तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। कि विपुल अपनी मासिक इनकम का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह एक माह में 7,056 रुपए बचाता है तो वह कितने किराने के सामान पर कितना, वो किराने के सामान पर कितना खर्चा करता है, आपसे पूछा गया है ना। वह किराने के सामान पर कितना खर्चा करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल 2024 में आया सवाल, तो कैलकुलेटिव तो होगा ही, क्योंकि सीजीएल 2024 में तगड़े तगड़े क्वेश्चंस दे दिए गए थे। देखो ध्यान से, तो रिमेनिंग वर्ड आप चाहे एक्स मान के चलो चाहे वाई मान के, कैलकुलेटिव तो होगा। जैसे मैंने टोटल मान लिया अमाउंट एक्स रुपए, टोटल अमाउंट एक लाइन में करने के लिए। अगर 30% किराए पर खर्च करता है, शेष का 60%, यानी जहां रिमेनिंग वर्ड आ गया वहां 100 में से घटा के लिखो, क्योंकि 30% किराए पर खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 70%। 70% का मतलब होता है 7/10, इतना बचेगा। और इसका 60% किराने पर खर्च करता है, 60% खर्च करता है किराने पर, तो बचेगा कितना 40%। और 40% कितना होता है बेटा 2/5, इतना बचेगा किराने पर सामान पर। और शेष का 40% अन्य खर्चों पर, फिर से 40% खर्च कर रहा है, बचेगा कितना 60%, यानी कि 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5, 60/100 यानी 3/5, इतना। यानी कि अब इसके बाद कितना बच रहा है, वो 7,056 रुपए बचा है, इतना बचा रहा है। तो यहां से टोटल अमाउंट आ जाएगा, पहले टोटल अमाउंट आप निकाल सकते हो। कितना आएगा, 7 दूनी 14 थी 42, क्या 7 से काट दो, 7 से 1 0 0, 7 8 56, 6 से काट दो, 6 से 6 एकम 6, 4 6 6 36, 6 8 48। ठीक है, और एक्स का मान आ जाएगा तुम्हारा 168, 0 गुणा 5 5 25। ठीक है, गुणा मत करो अभी, क्योंकि हमने टोटल मंथली इनकम नहीं पूछी। अगर मंथली इनकम पूछते तो इनसे गुणा करके हमारा निकल आता। और बोले गुणा करके क्या आप 100/4 कर दो, आ जाएगा 25 का मतलब होता है 100/4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 0, 25 का गुणा करोगे 42,000 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टोटल इनकम नहीं पूछी हमसे, इनकम नहीं पूछी हमसे, तो हमसे पूछा क्या गया है कि वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। तो बोला गया है शेष का 60%, मतलब मासिक इनकम का 30% किराए पर। तो 30% किराए पर खर्च कर रहा, बचा रहा होगा 70%, यानी इतना ये बचेगा। और इसका 60% किराने पर, तो ये 60% ही लिखेंगे,
60% में होता है 3/5, ये किराने के सामान पर खर्च करता है। ये बोला गया है किराने के सामान पर, ग्रोसरीज के सामान पर। ठीक है, ये आपको निकालना है, बस ये कहानी थी। 10×5 = 50, 1900, 2 का गुणा और कर दो यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, 3 दूनी 6 7 42, 42 का ये हो जाएगा 10×5 = 50, 1900, 100 से 2 जीरो खत्म। और 42 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 16, 17, 17,660, 40 रुपए। छोटी छोटी कैलकुलेशन को आप इजीली कर सकते हो, ये मैं आपको कैलकुलेशन बूस्टर की क्लास में कराऊंगा और जल्द ही वो क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, मैंने देखा नीचे 50 हो रहा था, 50 को 100 बना लिया मैंने, 2 का गुणा इधर करके 2 का इधर। इससे दो फायदे हुए, एक तो 100 बन गया, 100 से 2 जीरो खत्म हो गए। दूसरा मेरे पास एक बार 7 × 21 = 42 बन गया, 42 यहाँ पर भी था, 42 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है और एक जीरो लगा दिया, खत्म। इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए अगला टाइप करते हैं, ये इंक्रीमेंट वाला है। ठीक है, अगला है, अब एक इसके लिए कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। स्लाइड में आने पीछे, हाँ ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जब आप कोई रुपए कमा रहे हो, मान लो आप 100 रुपए कमा रहे हो, इनकम है आपकी, और 70 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप बचाओगे क्या, 30 रुपए, है ना। यानी कि आप कह सकते हो बेटा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर होती है इनकम, है ना। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर होती है इनकम, या इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग बचेगी, या इनकम में से सेविंग घटाओगे तो एक्सपेंडिचर बचेगा। ये आप समझ गए आप बात को, मतलब आप 70 रुपए खर्च कर रहे हो, 30 बचा रहे हो, तो यानी आप 100 रुपए कमा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से एक रूल बिल्कुल सिंपल सा है, सीख लो कि इनकम बराबर होता है, इनकम बराबर होता है बेटा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस सेविंग, प्लस सेविंग। ये आपका गोल्डन रूल है, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, हम इसे एक रेशियो की फॉर्म में ही लिखेंगे कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इस तरह से रेशियो बना के लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सेविंग। ठीक है, चलो जैसे कि एक सवाल है, एक सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। क्या बोला गया है बेटा, अजय अपनी इनकम का 66.2/3% हिस्सा घरेलू सामान पर खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% और खर्च में 20% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे बोला गया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से देखना बेटा, जो बच्चे रिकॉर्डेड हम लोग देखते हो ना आप, तो इसको 1.25 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में करके देख लिया करो, अगर आपको समझ में आ रही चीज आप जल्दी कर सकते हो। क्योंकि मैं हर एक चीज को बहुत आराम से समझा रहा हूँ, जिनको लग रहा है बिल्कुल बेसिक से ही सीखना, आराम आराम से हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस के पर्पज से देख रहे हैं वो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज कर दो, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, देन अनपोज करके अपना आंसर मैच कर लो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं सीखने के। चलिए, तो अजय अपनी इनकम का 66.2/3 हिस्सा घरेलू सामान पर खर्च करता है, और आप सभी को पता है 66 होल 2/3% क्या होता है बेटा, आपको पता 2/3 ही होता है, सिखाया था मैंने आपको। तो मान लो उसकी इनकम अगर 3 रुपए है, तो 3 का 66.2/3% 2 रुपए होगा। 2 रुपए बेटा वो खर्च करता है घरेलू सामान पर, 2 रुपए एक्सपेंस करता है घरेलू सामान पर, तो बचाएगा कितना बेटा, सेविंग कितनी होगी उसकी, 1 रुपए। यस एंड नो। अब क्योंकि ये रेशियो है, 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपए बचा रहा है, ये क्या एक रेशियो है, तो इस रेशियो में हम 100 का गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस एंड नो, रेशियो में, है ना, तो 0 से 0 0 कट जाएंगे, इससे क्या कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे, देखो ध्यान से, अब मान लो 300 रुपए कमा रहा है, 200 रुपए खर्च कर रहा है और 100 रुपए बच रहे हैं इसकी। अब ध्यान से देखना बेटा, यदि उसकी इनकम में 25% की, तो 25% की और खर्चे में 20% की वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि अगर तुम इनकम में करोगे बेटा, तो 300 का 25% क्या होगा पता है आपको, 25 का 3 गुना कर दो, 75 रुपए, यानी इनकम उसकी 75 रुपए बढ़ गई। ये बढ़ी हुई इनकम है, टोटल इनकम 375 हो गई।
मैंने केवल बढ़ी हुई इनकम लिख दी 75 रुपए, 75 रुपीज। 300 का 25% कैसे निकाला? आप इजीली कर सकते हो बेटा। चाहिए परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 100 से 2 जीरो कट के 25 का 3 गुना 75। खर्चा बढ़ गया 20%, तो इसका 20% बढ़ गया, 20 दूनी 40 रुपए बढ़ गया बेटा। तो एक बात बता यार, उसने अपनी इनकम 75 रुपए बढ़ा दी और खर्चा केवल 40 ही बढ़ा पाया, इसका मतलब यहां पर भी वो 35 रुपए ज्यादा बचा पा रहा होगा, अब वो 35 रुपए और बचा पा रहा होगा। मतलब अगर पहले 100 रुपए बचा रहा था, अब 75 ज्यादा कमा रहा है लेकिन खर्च केवल 40 ही कर पा रहा है, तो 35 रुपए और बचा रहा होगा। तो इसने 100 से 35 रुपए इनकम ज्यादा सेविंग करना शुरू कर दिया, और 100 पर जितना ज्यादा वृद्धि हुआ सेविंग में, उतने ही % वृद्धि होगा। यानी अगर ओवरऑल बात की तो अब वो 135 रुपए बचा रहा है, यानी 35 की वृद्धि होगी सेविंग में, और 100 से वृद्धि हो गई यानी कि 35% की ही वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात ही नहीं है इस सवाल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ, नो वरी अबाउट इट, लास्ट में ले रखा है। और इस सवाल को कराने से पहले मैं यही बताना चाहूंगा आप सभी को, इसका कंप्लीट कोर्स आपको अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में टॉपर बेंच एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जाके डाउनलोड करके आप लोग कंप्लीट स्पेशल मैच बैच ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैच रहेंगी सभी क्लासेस आपकी, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस डेली देख सकते हो, समझ सकते हो, जल्दी खत्म कर सकते हो। जितने भी टॉपर्स का आप सजेशन लोगे वो रिकॉर्डेड कोर्स ही रिकमेंड करेंगे। रीजन क्या है उसका? क्योंकि आप जल्दी और अपने समय से हिसाब से इसको देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें बच्चों को डाउट आता है रिकॉर्डेड क्लास में, सर डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो डाउट के लिए हफ्ते में 2 क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी, जिसमें आप अपने डाउट्स भेज के आप मुझसे लाइव पूछ पाओगे। ठीक है, इसमें आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, पीडीएफ नोट, प्रैक्टिस सीट, सारी चीजें कवर होंगी, सब कुछ। इसका प्राइस फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 499 है, देन उसके बाद 999 हो जाएगा, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की आपकी रहने वाली है, तो चिंता वाली बात ही नहीं है। और वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, प्री और मेंस दोनों में काम आएगा आपको, सभी के सवाल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी रीजनिंग का भी एक कोर्स है आपका 299 का इसी ऐप पर, तो रीजनिंग का भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करी गई है। हाँ जी, दिस वन देखो सेम सवाल है। A man spent 75% of his income. If his income increased by 60%, then his expenditure also increased by 70%. Then by what percent will his saving increase or decrease? तो उसकी सेविंग कितनी कम या ज्यादा हो गई है आपसे पूछा गया है। सेविंग में कितनी वृद्धि और कमी हुई है, तो देखो ध्यान से। 75% अपनी इनकम का खर्च करता है, तो 75% का मतलब हम सब जानते हैं बेटा, 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। अगर वो 4 रुपए कमा रहा है बेचारा, अगर वो बेचारा 4 रुपए कमा रहा है, तो उसमें से 75% 3 रुपए तो खर्च ही कर रहा है, तो बचा कितना पा रहा होगा? वो केवल 1 रुपए। तो मैं इसको 400 मान लेता हूँ, इसको 300 मान लेता हूँ, इसको 100 मान लेता हूँ। अब कहा गया इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 60%, अगर उसकी इनकम 60% वृद्धि होती है, 60% का मतलब होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 चौकी 24, 240 की इनकम में वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया इतना, है ना? ये एक्स्ट्रा इनकम हुई है, मतलब 400 तो कमा ही रहा है, 400 से 240 ज्यादा कमा रहा है, टोटल 640 कमा रहा है, और से एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया 70%। तो 70 या 300, 2 जीरो से 2 जीरो परसेंटेज से कट जाएंगे, 7 की 210 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो ये बताओ यार, उसकी अगर इनकम बढ़ी 240, तो उसने खर्चा केवल 210 ही बढ़ा पाया, तो फिर भी 30 रुपए ज्यादा बचा पा रहा है। पहले 100 बचा रहा था, अब 30 रुपए ज्यादा बचा रहा है, तो कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है? 30 रुपए। और 100 पे 30 ज्यादा बचा रहा है, यानी कि सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा? 30% का। मतलब पहले 100 बचा रहा था, अब 130 बचा रहा है। कर लोगे ऐसे सवालों को? कोई समस्या? एक और सवाल CHSL में आया हुआ था, कहाँ गया? हाँ ये रहा, CHSL 2024 में आया हुआ था, ध्यान से देखेंगे, सेम सवाल है, सेम सवाल है बेटा, ध्यान से नजर मारिएगा। क्या बोला गया है कि राहुल स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाई
15% as his expenditure increased by 7.5%. What is the percentage increase in his saving? तो उसकी सेविंग में कितना वृद्धि हुआ, ये पूछा गया है। तो ध्यान से नजर मारिए कि राहुल अपनी इनकम का 70% खर्च करता है। तो भाई आजकल खर्चा बहुत कर रहे हैं लोग। तो अगर मान लो 70% का मतलब होता है 70/100, यानी 100 रुपए अगर वो कमा रहा है तो खर्चा कर रहा है 70 रुपए का, तो बचा कितना रहा होगा बेटा? वो 30 रुपए। यस एंड नो? यदि उसकी इनकम में 15% की वृद्धि होती है, यानी 15 रुपए ज्यादा कमा लेता है, अब 115 रुपए कमा लेता है, 100 पर 15% की वृद्धि का मतलब 15 रुपए ज्यादा कमा लेता है, उसके खर्च में 7.5% की वृद्धि होती है। देखो 15% निकालते हो आप तो होता है 3/20। ठीक है, अब मुझे इसका आधा निकालना है तो इसका भी आधा हो जाएगा। 7.5% 15 का आधा है तो फ्रैक्शन का भी आधा हो जाएगा, हाँ या ना? तो 3/40 हो जाएगा, 3/40। तो अब वो कह रहा है कि 3/40 की वृद्धि हुई खर्चे में। पहले 70 रुपए खर्च कर रहा था, अब 3/40 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। 21/4 यानी कि 4×5 एक बचेगा, पॉइंट लगा 0, 4×2 = 8, 5.25 रुपीज ज्यादा खर्च कर रहा है। 15 रुपए ज्यादा कमा रहा है, खर्चा केवल 5.25 रुपीज ही ज्यादा कर पा रहा है बेटा, है ना? तो फिर भी बचा तो बहुत रहा है। इसका मतलब कितने रुपए बचा पा रहा है वो एक्स्ट्रा में? एक्स्ट्रा में तो आप कह सकते हो 9.75 रुपीज ज्यादा बचा रहा है वो। 9×5 = 14, 15, है ना? इतने एक्स्ट्रा बचा पा रहा है। तो 30 रुपए पर इतने रुपए ज्यादा बचा पा रहा है, 30 रुपए पर इतने रुपए ज्यादा बचा पा रहा है, तो कितने परसेंट है ये? 9.75, 30 रुपए का सही है ना? अपनी इनकम का 70% खर्च करता है, 100 कमा रहा है, 70 खर्च कर रहा है, 30 बचा रहा है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, 15 रुपए की वृद्धि हो रही है, 7.5% की वृद्धि होती है, 7, ठीक है, 10% होगा 7, ठीक है। तो 15 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, जिसमें 5.5, 5.75 ही खर्च कर पा रहा है, ये एक्स्ट्रा बचा कितने पा रहा है? 9.75। ठीक है, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा बाबू? परसेंटेज सही किया ना हमने कैलकुलेशन, तो कितने परसेंट हो जाएगा? देखो हम कह सकते हैं कि सर 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया मैंने, सीधी बात ये है। 3 से भाग दोगे, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3×5 = 15 और एक डिजिट पॉइंट, तो 32.5% बेटा एक्स्ट्रा, हाँ है ना ऑप्शन में, बचा पा रहा है 32.5%। 32.5% एक्स्ट्रा वो बचा पा रहा है। सेम सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह के सवाल पूछेगा तो आप कर लोगे। एक सवाल और दे रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ है इस तरीके का, ध्यान से देखेंगे। एक सवाल और एग्जाम में आया हुआ है। सीजीएल 2022 में आया था। ये एक व्यक्ति और उसके परिवार का जीवन निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। उससे वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि मिलती है। यदि उसकी बचत प्रारंभिक बचत का 250% बढ़ जाती है तो नया जीवन निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितने परसेंट है? निकटतम पूर्णांक का पूर्णांकित करें, बताओ, जल्द ग्रहण करा दो यार, बताइए सभी। हाँ जी, देखो ध्यान से बेटा, कि एक व्यक्ति और उसके परिवार का जीवन निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। 60% का मतलब सभी लोग जानते हैं 3/5। अगर वह इनकम कर रहा है 5 रुपए की तो खर्चा कर रहा होगा 3 रुपए का, तो सेविंग कितनी होगी बेटा? 2 रुपए। तो हम ऐसे ऐसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब वो कह रहा है कि 30% या 60% की दो वृद्धि मिलती है, या एक काम भी कर सकते, 100 मान सकते हो, 100 60 40 ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है कि 30% की वृद्धि मिलती है पहले तो, ठीक है सर, 150 रुपए की वृद्धि होगी। उसके बाद 60% की वृद्धि मिलती है। अच्छा सर, तो 30% इनकम में दो वृद्धि मिलती है, पहले 30% की, तो 30% की वृद्धि मिलेगी। 500 का 10% होगा 50 रुपए, 50 का 3 गुना करोगे तो 150 रुपए की वृद्धि मिलेगी, यानी ये 650 रुपए हो गया बेटा वृद्धि मिलने के बाद। अब इस पर उसे 60% की वृद्धि और मिलती है, तो 60% की वृद्धि मिलेगी बेटा, तो इसका 10% कितना होगा 65, 65 का 6 गुना यानी इसका 60%। आप आराम से कह सकते हो 650 का 60% कितनी वृद्धि मिल गई बेटा, आप कह सकते हो कितनी वृद्धि मिल गई, 5 से 13 बार 390 रुपए का इंक्रीमेंट और मिल गया बेटा। तो 650 से 390 बढ़ गया, तो कितने रुपए हो गए ये बढ़ के, है ना, कितने रुपए बढ़ के हो गए, तो आप कह सकते, या आप ये कह सकते हो कि 150 रुपए जो यहाँ बढ़ गए और इस पर बढ़े वो 390 और, तो 150 390 बढ़ गए, 540 रुपए बढ़ गए, है ना, 540 बढ़ गए, या टोटल मिलाओगे टोटल कितने हो जाएंगे, 650 में 390 बढ़ गए तो 1040 हो गए, ओवरऑल बढ़ के कितने रुपए हो गए, ये पूरी इनकम रख दी मैंने इस बार, इस बार केवल बढ़ा हुआ नहीं, ये पूरी इनकम है 1040, है ना। पहले इसमें 30% बढ़ाया 650 हो गया, और इसमें 60% बढ़ाया 1040 हो गया। इसका 60% आया 390 और इसका 30% आया बेटा कितना 150। ठीक है, समझ में आया। चलो अब एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना था बेटा 5, तो 300 था, और सेविंग थी बेटा, सेविंग कितनी थी 200। यदि उसकी बचत प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाती है पहले, अब इससे 250% बढ़ेगी, तो 200 से 250% बढ़ना यानी कि 350% हो जाना, 100 में ऐड कर दोगे डायरेक्टली, कितना हो जाएगी 700 रुपए हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर उसकी बचत प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाएगी तो 700 रुपए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 250% बढ़ने के बाद 700 रुपए हो जाएगी। पता है ना, जितना बढ़ रहा है 100 में उतना ऐड कर दो, 250% बढ़ रहा है तो 100 में 250 350% ऐड कर दो, 250% ऐड करके 350 हो गया। तो 1040 रुपए बेटा वो इनकी इनकम थी, 700 रुपए बेटा आपको बचा रहा है, ओवर टोटल लिखा है मैंने। तो कितने रुपए खर्च कर रहा होगा, अब आप देखो 340 रुपए खर्च कर रहा। आपसे पूछा क्या है, खर्चे में वृद्धि पूछी है, नहीं सर, पूछा है कि उसका जीवन निर्वाह व्यय वेतन का कितने परसेंट है, यानी ये जो खर्चा है इस वेतन का कितने परसेंट है ये पूछा है, तो 340 रुपए 1040 का कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा गया और कुछ नहीं। 0 से 0 निपटा दिया, 2 से 17 बार काटोगे, 2 से 52 बार काटोगे, 4 से 13 बार काटोगे, 4 से 25 बार काटोगे, आप काटा पीटी करोगे और आंसर आ जाएगा। 17 पंजे 85 का 5 कैरी होगी 8, 17 34 और 8 42 बटे 13, 13 तिया 39, 3 13 दूनी 26, 5 9 13 7 91, 32.7% के करीब आ रहा है आपका आंसर, ये हो गया अभी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, चीज वही है जो कराया अभी, है ना, उसका थोड़ा अच्छा लेवल कर दिया और कुछ नहीं सवाल। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक सवाल और इससे रिलेटेड करता है, उसको भी निपटा देते हैं जल्दी जल्दी से। हर एक टाइप आपको कराया जाएगा, इसी का एक और टाइप है। अ पर्सन स्पेंड्स 5700 रुपीज आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 8550, if income and expenditure increase by 19% and 13%, then find the percentage change in saving, है ना। एक व्यक्ति 8550 रुपए की आय में से 5700 रुपए व्यय करता है, यदि आय तथा व्यय में 19% और 13% की वृद्धि हो तब बचत में परसेंटेज परिवर्तन बताइए। हाँ जी, एक चीज का और ध्यान रखो, जितने बच्चे चाह रहे हैं कि ऐसी क्लासेस लाइव आ जाए, पूरा कंप्लीट 3-3 4-4 घंटे का एक वन शॉट नहीं तो 1-1 घंटे की क्लासेस लाइव आ जाए, जिसमें आप पार्ट्स में पढ़ सकें, अपने डाउट पूछ सके, तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, फटाफट से। तो देखो, तो एक पर्सन बोला गया कि एक व्यक्ति 8550 रुपए की इनकम में से 5700 रुपए खर्च करता है। अगर इनकम उसकी बेटा, अगर उसकी इनकम
8550 रुपए है और वो खर्चा कर रहा है 5700 रुपए का, तो बचा कितना रहा होगा आप बताओ, इसमें से घटा दो। 0, 5, 8, 2850 रुपये बचा रहा होगा, बोलो हाँ या ना, यस एंड नो। समझ रहे हो कितना बचा रहा होगा? 2850। ठीक है, तो यार अब इस पे आप कैलकुलेट करोगे ना कि इसकी इनकम को 19% बढ़ाओगे, तो कैलकुलेशन में भी पागल हो जाओगे, बाबले हो जाओगे। तो क्या करोगे आप? काटा पीटी करो। 2850 ये रेशियो ही तो, हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, एक्चुअल डेटा चाहिए ही नहीं हमें। इतने रुपए कमा रहा था, इतने खर्च कर रहा, तो बचा इतने रहा होगा। तो आप देखो यार, ये 2850 का दुगुना है 5700, और ये 2850 का 3 गुना है 8550। 2850 से काटोगे, एक और कटेगा, ये 2 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा। तो रेशियो आ गया 3:2:1 का। तो आप कह सकते हो ये 300 हो गया, ये 200 हो गया, ये 1। क्योंकि हमें ओरिजिनल डेटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज में आंसर। तो आप इजीली ऐसे कर पा रहे होंगे। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 19 एंड 13। अगर इनकम को 19% बढ़ाया जा रहा है, तो इसका 19% कितना होगा बेटा? 19 का 3 गुना 57 रुपए होगा। इतनी इनकम बढ़ गई। और खर्चे को 13% बढ़ाया जा रहा है, तो इसका 13%, 13 दूनी 26 रुपए होगा। तो यार उसकी इनकम 57 रुपए बढ़ी, लेकिन खर्चा वो 26 ही बढ़ा पाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 31 रुपए ज्यादा बचा पाएगा। इसमें से घटाओ, 57 रुपए इनकम उसकी बढ़ गई, लेकिन उसने खर्चा 26 ही बढ़ा पाया। 31 रुपए अब एक्स्ट्रा बच रहे होंगे। पहले 100 रुपए बच रहे थे, अब 31 ज्यादा बच रहे हैं, तो 31% बढ़ गई उसकी सेविंग। 131 सेविंग हो गई, यानी सेविंग कितनी बढ़ गई? 100 पर जितना रुपए है उतनी ही परसेंट बढ़ती है। 31% उसकी सेविंग बढ़ गई। 31% उसका सेविंग यहाँ पर बढ़ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बोलो हाँ या ना। तो इस तरह के सवाल अब आपसे नहीं बचेंगे, मुझे भरोसा है पूरा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इलेक्शन वाले सवालों में। बढ़िया टाइप है, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, हर एक टाइप वाइज आपको करा रहा हूं। इलेक्शन बेस्ड, इलेक्शन बेस्ड चुनाव पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है बाबू कि आप ऐसे समझो कि यार दो लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, टोटल वोट पड़े। एक तो होता है टोटल वोट्स, टोटल वोट्स होता है बाबू 100 रुपए। 100। मैंने कहा अगर किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं या 3 उम्मीदवार हैं, टोटल कितने वोट है उस गांव में उस शहर में टोटल वोट कितने हैं? वोट की काउंटिंग, टोटल वोट देने लायक लोग होते हैं ना, टोटल मत होते हैं, मत बोलते हैं वोट को। 100 है। अब लेकिन टोटल वोट काउंटिंग होगी कि भैया इसकी जनसंख्या वोट देने लायक 18 साल से ऊपर 100 लोगों की है, लेकिन जरूरी तो नहीं है सब लोग वोट देने जाएं। तो ये तो हो गए टोटल वोट जो वोट देने लायक हैं, जिनका आपका वोटिंग कार्ड है, वोट दे सकते हैं। लेकिन इसमें से मान लीजिए 10% लोग वोट देने नहीं गए। ऐसे भी तो लोग हैं जो नहीं जा रहे, नहीं जा रहे भैया बहुत धूप है, क्या ही कर लेगी सरकार, कुछ करती तो है नहीं, है ना। तो जो 10% नहीं गए, उसके अलावा 90% है जिन्होंने वोट दिया, वोटर्स जिन्होंने वोट दिया, ऐसे समझ लो। अब अब जो 90 लोग वोट दे के आए, उसमें से भी जरूरी थोड़ी ना सारे वोट सही हो। कुछ डबल टिक हो गया हो, कुछ भी एरर आ गया हो, तो कुछ वोट खराब भी हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। मैंने कहा यार इसका 20% खराब हो गए, इनवैलिड हो गए, ये वोट नहीं दिए, ऐसे लिख दो, वोट 10% ने वोट नहीं दिए। ठीक है, ठीक है, इन्होंने वोट दिया, इसमें से भी 20% कैसे हो गए? इनवैलिड हो गए बेटा। अगर 20% इनवैलिड हो गए, तो 90 का 20% होगा, 9 दूनी 18 रुपए, तो 72 रुपए, 72 वोट जो हो गए बेटा वो वैलिड होंगे, वैलिड होंगे। यानी इतने वोट वैलिड हैं, इतने वोट काउंट हुए। मतलब 100 लोगों की वोटिंग लिस्ट थी उस शहर में, जिसमें से केवल 90 लोग वोट देने गए थे, और 90 में से भी 72 लोगों के वोट काउंट हुए, बाकी तो एरर आ गया, इनवैलिड हो गए। तो अब जीतने वाले को बोलता है कि कुल वोटों का इतने परसेंट मिला, या जीतने वाले को वैलिड वोटों का इतने परसेंट मिला। तो अगर कुल वोटों का बोल रहा है तो 100 से निकालेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर बोल रहा है कि जीतने वाले को वैलिड वोटों का 10% मिला, तो वैलिड वोटों से निकालेंगे, ठीक है।
हारने वाला जीतने वाले से इतने वोटों से हार गया तो दोनों का गैप देखेंगे, या जीतने वाला हारने वाले से जितने वोटों से जीत गया, ये चीजें होती है। एक होता है टोटल वोट निकालना, एक होता है जितने लोगों ने वोट दिया है वो निकालना, और एक होता है वैलिड वोट। ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी बहुत आसान है। मैं बहुत आसान प्रश्नों से ही स्टार्ट करूंगा, नो वरी अबाउट इट। जैसे पहला ही प्रश्न ये लेता हूं जो कि आपके सीपीओ के एग्जाम में आया है। In an election between two candidates, the candidate who gets 35% of the total vote polling defeated by 15,900 votes. What is the total number of vote polled? मतलब क्या है कहने का, मतलब क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 35% वोट पाने वाले उम्मीदवार 15,900% वोटों से हार जाता है। तो मैं इसमें ये कह सकता हूं भाई टोटल वोट अगर 100 थे, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि कोई वोट खराब हुए या कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हम डायरेक्ट ही निकालेंगे। मैंने कहा 100 के 100 लोगों ने वोट डाला है, सबके सब वोट सही है, तो 35% चुनाव वोट लेने वाला हार गया। तो एक बंदे को 35 वोट मिले हैं, 100 का 35% यानी कि 35। जो हारा है लूजर है, यानी जीतने वाले को 100 में से 35 हारने वाले को मिले हैं, तो 65 जीतने वाले को मिले होंगे बेटा, हाँ या ना? अगर 65 जीतने वाले को मिले हैं तो कितने वोटों से जीता है ये, कितने वोटों से जीता है? आपने कहा 30 वोटों से। सर विनर कितने वोटों से हुआ है? 30 वोटों से। 30 नहीं सर, सवाल में कहा गया है 15,900 वोटों से। ठीक है, तो 0 0 3 से काटे हुए, एक का मान 530 है। टोटल वोट 100 थे, तो 100 का गुणा करोगे तो 53,000। आप ओरली कर सकते थे इस सवाल को। 35% वोट से हारा है व्यक्ति, 35% वोट पाने वाला व्यक्ति हारा है, तो 65% वाला जीता होगा। कितने का अंतर है? 30 का मान इतना है, तो 100 का मान चाहिए था, बस काम खत्म। ठीक है, इतनी सी बात थी। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ। ये यहां तक बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताया करो। क्या क्या डाउट्स तुम्हारे मन में है, क्या क्या शंका है तुम्हारे मन में है, वो सब बताया करो। ठीक है, नंबर वाइज नहीं चलेंगे, हम टाइप वाइज चलेंगे। थोड़ा आगे पीछे हो गया है इसमें। 44। हाँ, आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस के वोटों का 110% वोट मिला और उसने एस को 71 वोटों से हरा दिया। यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं था तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एस, आर गेट्स 110 ऑफ द वोट of S and beat S by 770 vote. If there were no invalid vote, then the total number of vote polled is. देखो, आर और एस के बीच में चुनाव में आर को एस के वोटों का 110% वोट मिला, यानी कि आर और एस, आर और एस, आर को एस के वोटों का 110% वोट मिला। एस के वोटों का, अगर एस को 100 मिला है तो ज्यादा या कम नहीं, एस की वोटों का 110%, तो 100 का जितने परसेंट निकालोगे उतना ही नंबर होता है। ये नहीं बोल रहा कि 110 ज्यादा मिला या 110 भी कम मिला, 110% मिला, तो 100 का 110% 110 ही होगा। क्योंकि 100 पर कोई भी परसेंटेज निकालते हैं वो सेम नंबर ही आता है। आप 100 का x% निकालो तो x ही आएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है। 100 पे किसी भी परसेंटेज की गणना करोगे, निकालोगे, तो वो नंबर सेम आता है। ठीक है, और उसने एस को 770 वोटों से हरा दिया। भाई ये कितने वोटों से हराया है? 10 वोटों से। 10 का मान कितना है? 770। तो पूछा है डाले गए कुल वोटों की संख्या। कुल वोट कितने थे बेटा? 110 इसको मिले, 100 इसको, टोटल वोट थे बेटा 210। हमें 210 की वैल्यू चाहिए, यानी 21 का गुणा यहाँ कर दो और 21 का गुणा यहाँ कर दो। 210 वोटों का मान आएगा ये। एक 16,170। ठीक है, पीछे 7 आएगा ना, आप जैसे कि कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 7 ही कम 7, पीछे 7 आएगा, एक ही ऑप्शन में है बेटा 0 के बाद। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया सवाल था, आसान था। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? चलिए अगला, सीपीओ में आया सवाल है। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने अपना वोट डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे।
विजेता ए ने कुल वोटों का 75% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 5500 वोट से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ बनता है कि भैया ए ने कुल वोटों का 75% प्राप्त किया, तो टोटल वोट का, तो थोड़ा कंपेरेटिवली इजी हो जाता है। एक टाइप बनता है यहाँ पर ये वाला कि भैया जीतने वाले ने कहेंगे वैध वोटों का, वैलिड वोटों का 75% प्राप्त किया। तो दोनों तरीके के सवाल मैंने लिए, दोनों तरीके के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, हर तरीका कराएंगे आपको। देखो ध्यान से कि चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने अपने वोट डाले, तो दो तरीके हैं, तो 100 मान के कर दो, ठीक है, या आप एक लाइन में भी कर सकते हो। जैसे 100 मान के करोगे तो कैसे करोगे, मैंने कहा टोटल वोट 100 है, 95% ने अपने वोट डाले तो 95 ने अपने वोट डाले, है ना। चुनाव में दो उम्मीदवार थे ए और बी, विजेता ए ने कुल वोटों का 75% प्राप्त किया। अब जीतने वाले ने बेटा, अब देखो इतने टोटल वोट थे और इतने वोट पड़े हैं, लेकिन जीतने वाले ने कुल वोटों का, टोटल वोट्स का, ठीक है, द विनर ए बाई ओवरटेन 75% ऑफ द टोटल वोट। तो टोटल वोट कितने, 100, और इसका 75% यानी 100 का 75% कितना होगा, 75 वोट जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे बेटा, वोट तो टोटल 95 ही पड़े हैं ना, अब जीतने वाले को कुल वोटों का 75 पड़ा, यानी 95 से 75 वोट, कुल वोटों में से केवल क्वेश्चंस में सॉल्व कर दिया, करने के लिए दिया है, कुल वोटों का 75% जीतने वाले को मिला, लेकिन वोट तो टोटल 95 ही पड़े हैं ना, तो 95 में से 75 अगर जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को 20 ही वोट मिला होगा केवल, बुरी तरह से हार गया, क्योंकि वोट तो 95 ही थे, 100 थोड़ी ना थे। ठीक है, ये तो कंपेरिजन कर दिया है कुल वोटों से, तो जीतने वाले को 75, हारने वाले को 20, तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया, या हारने वाला कितने वोटों से हार गया, 55 वोटों से हार गया बेटा। 55 नहीं सर, सवाल में कहा है 5500 वोटों से हार गया, एक का मान आ गया बेटा 100। पूछा है तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या पूछी गई 100 थी, एक का मान बेटा 100 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 का गुणा कर दो 10,000, एक का मान 100 है तो 10,000 आ जाएगा। पूछता वैलिड वोट कितने थे, मतलब वैलिड नहीं, टोटल वोट कितने पड़े, तो 100 का मान यहाँ करते, 9500 वोट पड़े हैं। जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो 75 में गुणा कर देते, हारने वाले को 100 में 20 में गुणा कर देते, इजीली आपका निकला था, कुछ भी पूछेगा निकल आएगा। गीता और सीता आ गई है बताओ, चलो बताइए मुझे एक बार। चलिए बना भाई कुछ एमटी स्माइल वाला, ध्यान से देखो। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, गीता और सीता, श्यामा, श्यामा, ठीक है। गीता को कुल वोटों का 15% मिला और श्यामा को 8700 वोट मिले, ओके, ठीक है। 60% मतदाताओं ने दोनों में से किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। श्यामा को मिले वोट कुल परसेंट याद करो, यहां मानते हुए कि डाले गए सभी वोट वैलिड थे, ये बोला गया है। तो देखो ध्यान से कि गीता और सीता दो बहनें थी, दो उम्मीदवार थे, कॉम्पिटिटर थे, ठीक है। गीता, मैंने मान ली टोटल वोट 100 थी, ठीक है, टोटल वोट कितने मान लिए, 100। इसमें से बोला गया है कि 60% मतदाताओं ने दोनों में से किसी को वोट नहीं दिया। तो अगर 60% ने किसी को वोट नहीं दिया तो बचेगा कितना, 40% लोगों ने वोट दिया है बेटा, है ना, वोट नहीं दिया, किसी को वोट नहीं दिया, तो वोट दिया कितने, 40 में से वो काउंटिंग होगी, और 40 के 40 वैलिड है, क्योंकि बोला गया कोई भी वो वोट इनवैलिड नहीं है, सभी वैलिड है, तो ये 40 में से मामला हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि भैया गीता को कुल वोटों का, टोटल वोट का 15% मिला है, गीता रिसीव 15% ऑफ द टोटल वोट, तो गीता को कितने वोट मिले हैं,
टोटल वोट का 100 का 15%, तो 100 का 15% 15 ही होगा। और वोट तो टोटल 40 पड़े हैं, तो श्यामा को 40 में से 15 वोट गीता को मिल गए, तो श्यामा को 25 वोट मिले होंगे बेटा, श्यामा जीत गई। और बोला है श्यामा को 8700 वोट मिले हैं, 25 का मान 8700 दे रहा है बेटा, क्योंकि तो श्यामा को 25 वोट मिले हैं, ये कह रहा है 8700 मिले हैं। बोला क्या गया है यहाँ, तो श्यामा को मिले कुल वोटों का परसेंट ज्ञात करना है बेटा। तो इनकी एक्चुअल डेटा की जरूरत ही नहीं है यार, श्यामा को मिले वोटों का परसेंटेज चाहिए। 25 वोट मिले हैं श्यामा को टोटल 100 वोटों में से, तो 100 में से 25 वोट मिले हैं, तो 25% वोट मिले हैं। एक्चुअल डेटा की जरूरत ही नहीं थी बेटा यहाँ पर, है ना, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए था। बोलो है ना, टोटल वोट 100 में से 25 वोट श्यामा को मिले हैं, तो 25% वोट मिले हैं कुल वोटों का, है ना। बोला तो यही ना, कुल प्रतिशत ज्ञात करो। हो गया, से यस एंड नो, गॉट इट। समझ में आया अब कौन सा 48 है कौन सा है? 42 है अभी तो, ठीक है। दिस वन। अब देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिनमें से 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 2,85,000 वोट मिले, जो कुल वोटों का 75% था। उस चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन आयोग का सवाल है, देखो ध्यान से। तो दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला, तो टोटल वोट मैंने मान लिया 100 थे। 80% ने वोट डाला है, तो 80 लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 5% अमान्य घोषित हो गए। तो 80 का 10% होता है 8, और 5% होगा उसका, यानी 4 वोट अमान्य हो गए, है ना। 5% इनवैलिड हो गए बेटा, तो वैलिड कितने रहे? 4 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने रहे? 76 वोट। 5% हो जाएगा 4, ये वैलिड वोट है बेटा, वैलिड। अब बोला क्या गया, सवाल पढ़ते हैं। एक उम्मीदवार को 2,85,000 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोटों का 75% था। कुल वैलिड वोटों का 75% था। तो उस चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, तो कुल वैलिड वोट 76 थे, इसका 25% मिला है बेटा एक बंदे को। 25% मतलब होता है 75%, मतलब होता है 3/4, इतना मिला है। और ये बराबर है बेटा किसके? 2,85,000 के। यही तो बोला गया है ना, एक उम्मीदवार को 2,85,000 वोट मिले, जो कि कुल वैलिड वोटों का 76 का 75% था, यानी 3/4 था। तो बोला गया चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, टोटल 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो सॉल्व करेंगे यहां से बेटा। 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो आप यहां से सॉल्व करोगे। 3 से काट दो, 3 निम 27, 3 पंजे 15, 95,000, ठीक है। और 4 से काटोगे 19 बार, 19 से काटोगे 5,000 बार। एक का मान 5,000 है बेटा, 100 का मान चाहिए मुझे, 100 का मान चाहिए बेटा, तो 5 लाख हो जाएगा, 3 जीरो का गुणा हो जाएगा, 5 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, फंडा बताइए क्लियर है कि नहीं? से यस एंड नो, समझ में आया यहां से? चलिए नेक्स्ट। टू कैंडिडेट्स ए एंड बी in an election, 80% of the voter cast their vote, out of which 2% of the vote were invalid. A got 9,408 votes, which was 60% of the valid vote. Find the total number of vote. टोटल नंबर ऑफ वोट आपको बताने हैं कितने थे, ठीक है। जो वैध वोटों का 60% था, तो कुल वोटों की संख्या बाऊ बताओ मुझे कितनी थी? कुल वोटों की संख्या कितनी थी? ठीक है, CHSL में आया हुआ सवाल है, तो वही सवाल है। देखो यार, मैंने 100 वोट टोटल मान लिए, टोटल वोट कितने मान लिए? 100। 80% मतदाताओं ने वोट डाला, तो 80 लोगों ने वोट डाला होगा बेटा, ये बात पक्की है, यस एंड नो। जिसमें से 2% वोट अमान्य हो गए। 2% वोट कैसे हो गए बेटा? खराब हो गए, तो 98% वोट सही होंगे, ठीक है। अच्छा, 2% इसका निकालोगे पॉइंट में जाएगा, तो एक काम करो, इसको 1000 मान लो, इसको 8 मान लो, तो इसका 1% हो गया 8, तो 2% हो जाएगा 8 16 वोट खराब हो गए बेटा।
16 वोट खराब हो गए तो 784 वोट इसको मिले बेटा, 2% खराब हो गए ना, इनवैलिड। ठीक है, तो ए को 9408 मिले जो वैध वोटों का 60% था, वैध वोटों का, ये वैलिड वोट है बेटा 784, और इसका 60% मतलब 3/5 था जो कि ए को मिला। सेम सवाल है बेटा, बस कैलकुलेशन का फर्क है। हमसे पूछा गया है कुल वोट, तो 100 का मान चाहिए हमको, बस काटापीटी कर लो। 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 1, 3 छक 18। ठीक है, ये कट गया। और तुम्हारा 28 से कटेगा, यानी कि 7 से काट दो। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 4 चौक 28, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 5 7 56, और ये कटेगा बेटा 4 बार, और ये 5 का गुणा हो जाएगा 4 में, तो 1 का मान आ जाएगा बेटा 20। 100 का मान कितना आ जाएगा, 1000 का मान चाहिए, तो 1000 के लिए बेटा 3 का गुणा। टोटल वोट कितने हो गए, टोटल वोट कैलकुलेशन कर लेना थोड़ी सी, बस हो गया सवाल। सवाल वही है जो अभी इससे पहले सेम कराया था, सेम वही सवाल है। ठीक है, 1000 वोट मान ली, 1000 क्यों मान ली, क्योंकि पॉइंट में नहीं जाए इसलिए, है ना। 1000 मान लिए, 800 वोट यानी पड़े, यानी 80% वोट, और 2% वोट अमान्य थे, तो इसका 2% होगा, 16 वोट इनवैलिड थे, इसमें से घटा के लिख दिया ये वैलिड थे। एक व्यक्ति को वैलिड वोटों का 75% मिला, यानी 75% नहीं 60% मिला, 60% मिला, 3/5 मिला, जो कि इसके बराबर था। काटापीटी करके सॉल्व किया तो 1 का मान आ गया 20, तो 1000 मान यानी चाहिए हमें, तो 20,000 आ गया टोटल वोट। इतनी बात में आई थिंक कोई भी दोहराए आपको नहीं होगा। मुझे बताओ क्लियर है ये बात, यहां तक मन में सोचो, आप बताओ। ठीक है, जो है 2 बहन वोट मानते, तो ये सेम क्वेश्चन है बेटा, सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ है इसी का, आपको ये खुद करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बेटा, बोलो हाँ या ना। 46 हो गया 48, 49 50, ठीक है। बताइए, अगला प्रश्न सीएचएसएल टीयर 2 में आया हुआ है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 64% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोटों का 64% था। उस चुनाव में पंजीकृत वोटों की कुल संख्या, सेम सवाल है बाबू, बताओ मुझे हाँ या ना, है ना। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 64% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। तो आप देखो इसको एक्स मान के भी कर सकते हो एक लाइन में, मतलब जो 100 वाला तरीका है वो तो सीख ही गए हो, उससे कर ही सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक और तरीका सीखना है तो वही चीज इसमें ऐसे कर सकते हो कि मान लो कुल वोट एक्स थे बेटा, ठीक है, 64% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो 64% ने अपने वोट डाले, इतने लोगों ने वोट डाले, जिसमें से 4% वोट इनवैलिड हो गए, तो बचे 96% वोट जो कि सही थे बेटा। एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोटों का 64% था। तो ये वैलिड वोट थे, और इसका 64% मिला बेटा किसको, एक उम्मीदवार को, जो कि था कितना 12,288, और आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। एक लाइन में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है 100 से नहीं होगा, वो 3-4 सवाल करा चुका है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 100 से कैसे करोगे, 100 वोट थे टोटल, 64% ने अपना वोट डाला, इतने लोगों ने वोट डाला, 4% अमान्य घोषित हो गए, आप 1000 मान सकते हो, पॉइंट में नहीं जाएगा, तो इसका 4% बेटा अगर खराब हो गए, पॉइंट में फिर भी जाएगा, तो 96% सही थे, तो जो भी निकल के आ रहा है ये सही थे। और जो निकल के आए कुल वोटों का 64% बेटा यहाँ पर कैसे थे आपका, एक उम्मीदवार को मिले हैं। ठीक है, यही तो बोला गया है, क्लियर है। एक सेकेंड, ठीक है, तो इससे क्या होता, कैलकुलेशन पॉइंट वगैरह में चली जाती, तो इसलिए हमने इससे ना करके उससे कर दिया। क्लियर है, अब आप सोल्व कर लो, काटापीटी के जो भी करनी है कर सकते हो आराम से। देखो 12,288 कैसे कैसे कट सकता है,
सबसे पहले आप काटा पीटी करो, 12 से कट जाएगा, 12 से 12 8 जा 96, 12 1 जा 12, 0, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, ठीक है। 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 64 से कट जाएगा बेटा 2 बार, ठीक है। और 2 से कटेगा ये 32 बार। अब देखोगे x बराबर, देखो 4, या ये काम करो, देखो ये 10,000 है ना, 10,000, और ये 32 होता है 8 गुणा 4, ठीक है, ध्यान से देखना। 8 कटेगा 1000, काटेगा 125 बार, ठीक है। या एक काम करो, ऐसे लिख लो, कंफ्यूज मत होना कि ये एक 10,000, 1,00,000 को अलग, या ऐसा कर लो यार, इसमें से 1,000 को अलग लिख लो, ठीक है। 1,000 3 जीरो लगोगे, 2 जीरो 100 को अलग लिखा रहने तो 10 को अलग लिख लो। ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बता देता हूँ। 32 को लिख लो 8 गुणा 4, थोड़ा सा माइंड में सोचना पड़ेगा। कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 को ऐसे लिख दिया, 3 जीरो एक साथ, 2 जीरो एक साथ, 1 जीरो एक साथ, और 32 को लिख दिया 8 गुणा 4। ऐसा करने का रीजन क्या था, देखो 4 से 100 कट गया 25 बार आराम से, ठीक है, और 8 से ही कट गया 125 बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस एंड नो। तो 125 का 25 गुना कर दो, बस हो गया आंसर तुम्हारा। यही तो पूछा था आपसे, ठीक है। तो 125 पंजे 625 का 5 कैरी होगी 62, 125 का 250, 250 62 312, 31,250। दैट्स ऑल। ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट है। यस एंड नो, क्लियर है कि नहीं? इतना इजी था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और बढ़िया खतरनाक सा सवाल, सबसे टफ कैलकुलेटिव सवाल आया था इस CHSL 2024 में, इसको भी कराऊंगा, नो वरी अबाउट इट, ठीक है, मजेदार सवाल था। अभी इसको देख लेते हैं एक बार, कि पी आर और एस के बीच हुए चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से 1/10 वोट अमान्य है। आर और एस के पक्ष में डाले गए कुल वोटों का आधा है, और उन्हें बराबर संख्या में वोट मिले। मशीन की खराबी के कारण एस के आधे वोट और अमान्य वोटों में से आधे वोट आर के पक्ष में अतिरिक्त रूप से गिन लिए जाते हैं। इस गलती के परिणाम स्वरूप आर को कुल वोटों का कितना परसेंटेज मिला है? बढ़िया सवाल है, सीपीओ में आया हुआ 2024 में। देखो ध्यान से, ध्यान से देखेंगे बेटा कि पी आर एस 3 लोग हैं, पी आर और एस 3 लोग हैं बेटा, के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए कुल वोटों में से 1/2 10 वोट अमान्य है, ठीक है। तो यार मैंने कहा है टोटल अगर 100 वोट पड़ रहे हैं, टोटल अगर 100 वोट पड़ रहे हैं तो वैलिड कितने हैं? 90 वोट हैं बेटा, क्योंकि 10 1/10 तो अमान्य है, इनवैलिड है ना, यही तो लिखा है, 1/10 वोट इनवैलिड है। आर और एस के पक्ष में डाले गए वोट, आर और एस के पक्ष में डाले गए वोट, ठीक है, कुल वोटों का आधा है। कुल वोटों का आधा मतलब आर और एस को कुल वोटों का आधा, 100 का आधा 50 वोट मिले हैं, यही तो बोला गया, कुल वोटों का आधा, वैलिड वोटों का आधा नहीं, कुल वोटों का आधा है, ऐसे तो लिखा गया है। पी आर एस, आर और एस के पक्ष में डाले गए वोट कुल वोटों का आधा है, तो 100 का आधा यानी इन दोनों को मिला के 50 वोट मिले होंगे। टोटल 90 ही वोट वैलिड है, तो 50 अगर इनको मिल गए तो पी को अकेले को 40 वोट मिले होंगे। ये बात पक्की है, बोलो हाँ या ना? ठीक है सर। मशीन में अच्छा एक और चीज, आर और एस में पक्ष में डाले गए वोट कुल वोटों का आधा और उन्हें बराबर संख्या में वोट मिले। अच्छा, आर और एस को डाले गए वोट कुल वोटों का आधा है 50 है, और उनको बराबर संख्या में वोट मिले, यानी 50 में भी बराबर 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 मतलब 25 वोट इसको मिल गए, 25 वोट बचे, 40 वोट तो इसको मिल गए होंगे, बस इतनी बात है, ये बात कहानी है। अब देखते हैं आगे, मशीन में खराबी के कारण एस के आधे वोट, एस के आधे वोट और अमान्य वोटों में से आधे वोट आर के पक्ष में अतिरिक्त रूप से गिन लिए गए। तो एस के आधे वोट, एस के आधे वोट यानी कि 12.5 वोट आर के पक्ष में गिन लिए गए हैं, और अमान्य वोटों का आधे वोट, तो अमान्य कितने थे? 100 में से वैलिड 10 थे, तो इनवैलिड कितने थे बेटा? 10, 10 का भी आधा यानी 5 इसके पक्ष में गिन लिए गए हैं, तो यहां से 12.5 कम हो जाएंगे क्योंकि यहां पर गिन लिए गए हैं।
ठीक है, रूप से गिन लिए गए हैं। इस गलती के परिणाम स्वरूप आर को कुल वोटों का कितने परसेंट मिला? तो आर को वोट कितने मिले बेटा, ये देखो 2505, 3012, 42.5। और क्योंकि 100 टोटल वोट थे, 100 से इतना ही परसेंटेज ये होगा। सिंपल है, लैंग्वेज को समझना है, बाकी कुछ नहीं सवाल में। बताओ हाँ या क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। एकदम क्लियर सटीक बात, क्लियर है, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, इतना बात पॉइंट क्लियर। चलो एक सवाल देखो ये वाला, एक और है इलेक्शन वाला, इसको कर लो, मजा आ जाएगा तुम्हें। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द defeated candidate secured 42% of valid vote cast and lost the election by कितने वोट है भाई, 25,45,800। ठीक है, if 3,65,500 vote were declared invalid and 30% of the people did not cast their vote, what was the approximate number of non-voter among the electorate in millions? millions का मतलब होता है 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आओ चेक करते हैं, ध्यान से करेंगे क्या बोला गया है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का 42% मिला और वह इतने वोटों से चुनाव हार गया। इतने वोट अमान्य घोषित हो गए और 30% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। ये लाइन पहले लो कि 30% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। तो मैंने कहा यार, अगर 100 वोट टोटल थे, 100 वोट टोटल थे बेटा, ठीक है, 100 लोग टोटल थे, तो 30% ने वोट नहीं डाला, तो 70% लोगों ने वोट डाला होगा। ये बात पक्की है, ठीक है, 70% लोगों ने वोट डाला होगा, 70 लोगों ने वोट डाला होगा। अब बोला है हारे हुए उम्मीदवार को वैध वोटों का, क्योंकि यहां पर इनवैलिड नहीं है, इनवैलिड वोट दिया गया है। यहां पर क्लियरली आप देखोगे तो 70% लोगों ने, मतलब मैं 100% यहाँ पर साइन लगा देता हूँ, या एक्स लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। 100% लोगों में से 70% लोगों ने वोट डाला है। ये वोटर्स है बेटा, जिन्होंने वोट डाला है। ठीक है, ठीक है, समझना बात को। अब बोला गया है कि हारे हुए उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का 42% मिला और वह 25,45,800 वोटों से चुनाव हार गया। यदि इतने वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया, अब समझना, यहाँ ओरिजिनल डेटा दिया गया है इनवैलिड वोटों का। 100% टोटल वोटर्स थे, जिसमें से 70% लोगों ने वोट डाला है और इसमें से भी इतने वोट अमान्य हो गए, तो वैलिड कितने हैं? अगर 70% में से 3,65,500 वोट इनवैलिड हो गए, तो बेटा वैलिड कितने हैं? तो 70% वैलिड टोटल वोटों में से जो पड़े हैं, उसमें से इनवैलिड वोटों को बैठा दो, तो ये वैलिड वोट है। इतने वैलिड वोट होंगे जो कि वैध है। और हारे हुए उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 42% मिला और वो इतने वोटों से चुनाव हार गया। तो वैलिड वोटों का बेटा, ये वैलिड वोट है, और वैलिड वोटों का बेटा इसको 42% मिला है हारने वाले को, लूजर को। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 58। टोटल 100% होता है, 100 में से 42% अगर हारने वाले को मिला है, तो 100 में से 42 घटाओगे 58% जीतने वाले को मिला होगा, है ना। तो जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता है, मुझे बताओगे क्या आप कहेंगे सर 16% वोटों से जीता है जीतने वाला बंदा। वैलिड वोटों के 16% से जीता है, जबकि बोला गया है कि वह इतने वोटों से चुनाव हार गया, या जीतने वाला इतने वोटों से चुनाव जीत गया। किसका? वैलिड वोटों का, वैलिड वोटों का। तो वैलिड वोटों का 70% का 3,65,000, यानी ये वैलिड वोट है, इतने के 16% से वो चुनाव जीत गया है, या 16% से वो चुनाव हार गया है। 16% मतलब 16/100। जबकि सवाल में कहा गया कितने से? 25,45,800। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। सवाल में डेटा ऐसा दे दिया ना, ठीक है, स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप 15 मिनट में 25 करने, उसके लिए तो टाइम लगेगा, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। और तो 100% टोटल वोट थे, जिसमें से 70% वोटर्स ने वोट डाला, और इसमें से भी इतने वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड बचे ये वाले, मैंने घटा के दे दिया। और वैलिड वोटों में से एक हारने वाले को 42% वोट मिले हैं, तो जीतने वाले को 100 में से 58% वोट मिले होंगे।
है ना। इस वैलिड वोटों का 42% अगर हारने वाले को मिला है तो वैलिड वोटों का 58% बेटा जीतने वाले को मिला हुआ। तो इन वैलिड वोटों के 16% से वो जीत गया है या 16% से हारने वाला हार गया है। सवाल में कहा गया इतने वोटों से हारा है। हमें चाहिए क्या? तो मतदाताओं में से वोट न डालने वाले लोगों की संख्या चाहिए, हमें टोटल वोट नहीं चाहिए। तो 100 में से 70 लोगों ने वोट डाला है तो 30 लोगों ने वोट नहीं डाला, 30% का वैल्यू चाहिए, है ना। 30% ने वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला, तो हमें 30% ही चाहिए क्योंकि ये पूछा है वोट ना डालने वाले। ठीक है, हमें टोटल वोट नहीं चाहिए, 30% की वैल्यू चाहिए। बस सॉल्व कर दो यहां से। तो काटा भी थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं, एक काम करते हैं 16 से काटते हैं, 8 से कट जाएगा, 16 एकम 16 बचेगा, 16 और 9, 16 पंजी, ठीक है, 16 एकम 16 और बचेगा कितना 9, 16 पंजे 80, 14 बचेगा, 16 में 144, एक बचेगा, 16 एकम 16, 2 बचेगा, नहीं 16 से नहीं कटेगा, 4 से काट दो, एक काम 8 से काटो ना, 8 दूना 16, 8 या 24, 0 24, ऐसा करो 8 से काटो, 8 या 24, एक आएगा, 8 एकम 8, 6 आएगा, 8 8 64, एक आएगा, 8 दूनी 16, 2 आएगा, 8 से कट जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। और 2 से कट गया बेटा ये 50, 50 का गुणा इधर जाके हो जाएगा, 50 का गुणा किधर हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें से ये जुड़ जाएगा तो 70% बराबर आ जाएगा बेटा, 70% बराबर आ जाएगा। 50 का गुणा जब इसमें करोगे ना, 50 का गुणा करने का एक तरीका और है कि 100 का गुणा कर दो, ठीक है। 50 का गुणा करो या हम कह सकते हैं 100/2 का गुणा करो, बात तो एक ही है, यानी 2 जीरो बढ़ा के आप 2 का भाग दे सकते हो, इजी रहेगा, है ना। तो मैंने माइंड में सोच लिया कि मैं 50 का गुणा कर रहा हूं तो 2 जीरो पीछे हैं, माइंड में मैंने ये सोच लिया, तो ये 100 का गुणा हो गया, और 2 का भाग कर दो, बात वही है। तो 2 का भाग करोगे, 2 एकम 2, 1 2 छिक्का 12, 1 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 2 5 10, ये 50 का गुणा ही हो गया, आप चेक करोगे तो, ठीक है। बस अब इसमें 3,65,500 जोड़ना है हमको, प्लस आके 3,65,500 जोड़ना है, ये 70% की वैल्यू हो जाएगी। तो जोड़ो, तो 0 5 2 और 5 7, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 3 और 9, 12 का 2 कैरी हुई, 1 6 के साथ, इतना ही आएगा, ठीक है। समझ में आया, 500 600 750 हो गए, देखो 500 और ये 750 हो गया, 65 और 11 76 हो गया, 3 और 9, 12 का 2 कैरी हुई, 6 और 1 7, ठीक है। ये 70% की वैल्यू आ गई बाबू, ये कितने परसेंट की वैल्यू आ गई, 70% की। अगर आप 7 का भाग दे सकते हो और 3 का गुणा कर सकते हो तो वही चाहिए मुझे, ठीक है। 7 का भाग दोगे 10% की वैल्यू आ जाएगी, 7 का भाग यहां दे दो, 7 का भाग दोगे तो कितना, 7 दूना 14, कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 5 बचेगा, 7 8 56, 7 एकम 7, 0, ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, 3 का गुणा करना है, क्योंकि 30% ही तो चाहिए मुझे, 100% चाहिए होता मैं एक जीरो का गुणा करता, लगभग 24 लाख के करीब आता, ठीक है। अब मुझे 30 का गुणा, 3 का गुणा और करना है क्योंकि 30% चाहिए मुझे, 3 का गुणा और करूंगा मैं तो 30% की वैल्यू आ जाएगी, यहां भी करूंगा, अप्रोक्सीमेट निकाल लो बेटा, पूरा एक्यूरेट नहीं चाहिए। अभी कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 24 लाख है, 24 लाख का 3 गुना लगभग 72 लाख के करीब होगा, 72 लाख के करीब होगा। 72 लाख का मतलब होता है बेटा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 72 लाख हो गया 7.2 मिलियन, और 7.2 मिलियन इसके करीब है बेटा, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है अब आपको, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 7.2 मिलियन आएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका एक्यूरेट मान चाहिए यार। तो कैलकुलेटर था, अगर आप ऐसा आता है सेक्शनल टाइमिंग आपके सीजीएल में, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में सेक्शनल टाइमिंग 25% करनी है, तो ऐसे में आपको ये सवाल छोड़ना पड़ेगा। आप इस सवाल को लगाओगे तो टाइम खराब होगा, मुझे नहीं लगता कोई डिजिट सम या कोई भी यूनिट डिजिट वाला वैल्यू इसमें लगेगा, ये स्किप ही करना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम कितना भी स्पीड से करोगे तो 1.5 से 2 मिनट खा जाएगा, जो कि आपके बाकी सवालों को बर्बाद कर देगा। समझ रहे हो बात को? तो इस सवाल में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है।
बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इलेक्शन बेस्ड मैंने लगभग 10-12 सवाल करा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पास एंड फेल बेस्ड। पास एंड फेल बेस्ड, इसमें कुछ और नया सिखाने का नहीं है, आपको बस ये देखना है कि एक होता है मैक्सिमम मार्क्स, जो कि जिसने मैक्सिमम मार्क्स होता है जितने नंबर से टोटल एग्जाम हो रहा है ना। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है बेटा जितने नंबर का पूरा एग्जाम है, जैसे 500 नंबर का, 1000 नंबर का। एक होता है ये इसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। एक होता है उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स मतलब जितने नंबर से पास हो जाएगा बच्चा, इसको उत्तीर्णांक बोलते हैं। उत्तीर्ण होना, पास होना, है ना। ये वर्ड आपको आने चाहिए, बाकी कुछ नया नहीं होता। आप सवाल करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 50% अंक प्राप्त किए होते तो उसे उत्तीर्ण अंकों में से 20 अंक अधिक मिले होते। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, आपसे पूछा गया है। देखो सवाल समझो कि 20% अंक प्राप्त किए, 25 अंकों से फेल हो गया। तो 20% प्राप्त किए तो 25 नंबर कम लेकर आया जितने पास होने लाने थे, फेल हो गया। ठीक है, माइनस लगा दो, समझ में आ जाएगा। फेल मतलब जितने पास होने के लिए आए थे उससे फेल, 25 नंबर कम लाया। अगर वो 50% नंबर लेकर आता है तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लाता है, मतलब जितने नंबर पास होने के लिए लाने थे उससे 20 ज्यादा लेकर आया। तो ये कितने का गैप आ गया, आप मुझे बताओ। कितने परसेंट नंबर ज्यादा लेकर आया? आपने कहा 30% सर। और 30% क्या हुई, जब कितने नंबर ज्यादा लाया? पहले मान लो उत्तीर्ण होने के लिए 100 नंबर चाहिए थे उसे पास होने के लिए, तो 25 नंबर कम ला रहा था, 25 नंबर से फेल हो रहा था वो, यानी 75 नंबर ला रहा था। अब वो पास होने से 20 नंबर ज्यादा लाया, यानी 120 नंबर लाया है। तो कितने नंबर का गैप आ गया, कितने नंबर ज्यादा लेकर आया? 45 नंबर। यानी एक माइनस का एक प्लस का तो गैप जो होगा वो 45 नंबर का गैप होगा बेटा। तो इस 30% की वजह से 45 नंबर का गैप है। पूछा क्या गया है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। अब इसमें कई सवाल पूछता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक कितने का था, यानी 100% पूछ लेता है। तो 30% का मतलब अगर आपको पता है बेटा 45 है, तो 3 से काटोगे 10% बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 15। अब आपसे अगर पूछता मैक्सिमम मार्क्स कितने थे पूर्णांक, तो 100% चाहिए होता, तो 100% बराबर आ जाता बेटा 10 का गुणा इधर, 10 का गुणा 150। तो पूर्णांक आपका 150 नंबर आ जाता। लेकिन आपसे पूर्णांक नहीं पूछा, आपसे पूछा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे। तो 10% बराबर 15 आ गया। तो चाहे 20% निकाल लो चाहे 50, मैंने कहा 20 निकाल लेता हूं। तो 20% बराबर कितना आ गया बाबू? आपने कहा 30 आ गया। लेकिन जब वो 20% नंबर लाया था, यानी 30 नंबर लाया था, तो 25 नंबर से फेल हो गया था। यानी अगर 20% नंबर ला रहा है तो 25 नंबर और ले आए तो पास हो जाएगा वो। तो 25 नंबर और कर दो उसको ऐड, तो टोटल 55 नंबर चाहिए थे उसको पासिंग मार्क्स। अगर आप 50% निकालते तो 50% 75 आता। 75 नंबर ला रहा था तो 20 नंबर ज्यादा ला रहा था, ज्यादा वाले को माइनस कर दो तो 55 नंबर फिर भी आएंगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप कर सकते हो। इतनी बात यहां तक क्लियर है कि नहीं मुझे बताइए, एकदम क्लियर है कि नहीं?